मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं चंदन टेक हाई स्कूल। हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए फिजिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जो कि आज से हम इस महत्वपूर्ण सेशन से स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स अध्याय 10 एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है फिजिक्स प्रकाश, अपवर्तन तथा परावर्तन। प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, ये अध्याय 10 में दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि साइंस आज से स्टार्ट हुआ है। फिजिक्स के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज हम खत्म करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, ये तीनों जो फिजिक्स के साइंस के पार्ट हैं, ये तीनों हम कवर करेंगे। तो हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। प्रकाश। प्रकाश क्या है? जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कोई वस्तु हमें कैसे दिखाई देती है। लाजमी है कि प्रकाश जब उस वस्तु से टकराती है तो उससे जो प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ती है, उसी के कारण वो वस्तु हमें दिखाई देती है। तो प्रकाश के कारण ही हम चीजों को देख पाते हैं, चीजों को समझ पाते हैं। सिंपली भाषा में कह सकते हैं कि प्रकाश एक अदृश्य किरण है जो दिखाई नहीं देती, परंतु जिस वस्तु पर पड़ती है वह वस्तु में दिखाई देती है। प्रकाश को हमने समझ लिया। आगे हम समझेंगे कि प्रकाश का परावर्तन, आखिर ये परावर्तन क्या चीज है। तो परावर्तन कुछ ज्यादा नहीं है, जैसे हमने प्रकाश समझा वैसे परावर्तन समझेंगे कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है तो वो परावर्तन होती है। परावर्तन का गुण होता है प्रकाश में, क्योंकि जैसे ही कोई सरफेस एरिया है जहां बहुत ज्यादा पॉलिश है, चिकनाहट है, उसे प्रकाश टकराती है तो वो वहां से किसी एंगल से मुड़कर दूसरी तरफ चल जाती है, यानी उसी को परावर्तन कहते हैं। अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रकाश का परावर्तन उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश भाग को परावर्तित कर देता है, क्योंकि जो मैटर होते हैं उन पे प्रकाश पड़ता है तो जितने ज्यादा पॉलिश रहेगा उतने कम प्रकाश को एब्जॉर्ब करेंगे। अगर किसी पर्दा या किसी काले वस्तु या ऐसे चीज को देखा जाए कि वो ज्यादा प्रकाश ग्रहण कर लेते हैं, ज्यादा एब्जॉर्बेशन कर लेते हैं। ऐसे में समझे, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको हम देते रहेंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो फिजिक्स का ये प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर को अच्छे से समझेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। और क्या है, अब हम समझे हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाली अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। जैसे ही परावर्तित करता है, किसी एंगल से करता है, कैसे करता है। अब प्रकाश का परावर्तन वैसे नहीं हो जाता, इसके लिए नियम है। तो इसके लिए मुख्यतः दो नियम है जो हम अभी समझेंगे कि कैसे प्रकाश परावर्तन होता है, परावर्तन करता है। प्रकाश परावर्तन के नियम बोले तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे बात किया जा रहा है कि सबसे ज्यादा परावर्तन किससे होता है, तो हमने देखा कि जब दर्पण था तो परावर्तन ज्यादा हो रहा था। तो हम दर्पण से ही समझेंगे उन नियमों को। क्या होता है कि मान लीजिए कोई दर्पण है, दर्पण के एक साइड में कलई की हो जाती है, कलई के कारण ही दूसरी तरफ का सरफेस से हमें दिखाई पड़ता है। अब मैंने माना कि यहां से एक किरण आ रही है इस दिशा की तरफ, इसे टकराई, उसके बाद ये कुछ एंगल से मुड़ जाएगी और ये बीच में अगर हम एक काल्पनिक रेखा खींच दें और नाम दे दें, ये क्या है, तो ये तो हमारा है मिरर, जिसे हम कह सकते हैं सरफेस एरिया। और ये क्या है, आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण जो जा रही है टकरा के, और इसको कहते हैं अभिलंब। और जहां ये तीनों मिलते हैं इसको कहते हैं आपतन बिंदु। ठीक है, ओके। यहां जो एंगल आती है, जो इनर होती है, उसे आई से डिनोट करते हैं, एंगल आई, और जो रिफ्लेक्ट होती है उसे आर से डिनोट करते हैं। अब यहां हम परावर्तन के नियम से देख रहे हैं कि आपतित किरण यहां से आ रही है और मिरर से टकराकर परावर्तित हो जा रही है। ठीक, अब इसी के अनुसार हम
जो नियम है वो पॉइंटली में। तो पहला क्या कहता है कि आपतित किरण, नहीं पहले इसका ले लेते हैं, आपतित किरण या अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ठीक है। अपवर्तित किरण आती है, परावर्तित किरण ये हुई, अवलंब ये हुई, और ये एंगल आई हुआ, ये एंगल आर हुआ। आपतित किरण पॉइंटली समझेंगे, इसको कहते हैं आपतन कोण, और इसको कहते हैं परावर्तन कोण। नियम क्या कहता है? आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर रहता है। और दूसरा क्या नियम है? आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ आसानी से समझ लिया कि प्रकाश के नियम क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे किसी दर्पण पर नीचे कड़ी की होती है, उसी के कारण हमें एक साइड चिकना दिखाई देता है। जब आपतित किरण या अपवर्तित किरण जब आती है तो साइन आई एंगल यानी आपतन कोण से आती है और फिर इसी के बराबर एंगल यानी परावर्तन कोण के बराबर से मुड़ जाती है। फिर अगर जिस बिंदु पर मिलती है ये दोनों किरणें, वहां से एक काल्पनिक रेखा परपेंडिकुलर खींचा जाए तो उसे हम कहेंगे अभिलंब। ये मिरर हो गया, सरफेस एरिया बोल सकते हैं। क्या नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण यानी आपतन कोण और परावर्तन कोण के हमेशा बराबर रहता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब, आपतन बिंदु पर स्थित यानी आपतित किरण, ये रही आपतित किरण, दर्पण के आपतन बिंदु ये रहा आपतन बिंदु पर स्थित अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं। आगे हमने प्रकाश के बारे में जान लिया, प्रकाश के परावर्तन के नियम जान लिए। अब हम जानेंगे कि गोली दर्पण क्या होते हैं। गोली दर्पण जैसे कोई स्फेरिकल है, कोई गोला है, अगर उसके काट के उसमें से अगर हम एक साइड में कली कर लें और दूसरा साइड जो है वो मिरर के भाग काम करे तो इसे हम गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण में भी दो प्रकार के हमें पढ़ना है, एक पढ़ना है अवतल दर्पण और एक पढ़ना है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण स्टार्ट करेंगे। अवतल दर्पण वीडियो ज्यादा लंबी ना हो जाए इसके लिए नोट कर दे रहा हूं पहले। तो अब हम गोली दर्पण पढ़ रहे थे। गोली दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दो तरीके से मैंने बताए थे कि दो दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण क्या होते हैं कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे आपने
जहाँ बाल कटता है या फिर हेडलाइटों में यूज किया जाता है, सोलर पैनल में यूज किया जाता है। ऐसे कई जगह हैं जहां पर यूज किए जाते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो वही बात है कि जिसका परावर्तक पृष्ठ है, रिफ्लेक्शन सरफेस है, वो अंदर की ओर होता है, कलाई बाहर होती है, इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। भूलना नहीं चाहिए। उत्तल दर्पण क्या होता है? तो वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित है, उत्तल दर्पण कहलाता है। रिफ्लेक्शन सरफेस कलई। जानेंगे हम कि इस दर्पण में पोल क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, और वक्रता केंद्र क्या होता है, यह क्या होता है, जिससे कि सवाल बनते हैं, यानी फोकस बिंदु क्या होता है, द्वारक क्या होता है, सबके बारे में गोलीय दर्पण के प्रत्येक पदों के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पोल क्या होते हैं, वक्रता केंद्र क्या होते हैं, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होते हैं, मुख्य फोकस क्या होते हैं, द्वारक क्या होते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो सवाल सॉल्व करते समय या फिर इसे समझते समय अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को जब हम समझेंगे तो इनकी आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, तो समझते हैं पहले ध्रुव क्या होते हैं। अच्छा, ये समझ आया कि नहीं कि ये जो दिख रहा है गोला है, पहले मैंने बताया कि ये जो अवतल और उत्तल यानी गोलीय दर्पण जो होते हैं वे किसी गोले का ही पार्ट होते हैं, गोले का ही पार्ट होते हैं, और उसी के अनुसार उनका वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, पोल क्या होते हैं, ये सारे उसी से निर्धारित होते हैं। आइए समझते हैं पोल क्या होते हैं। तो गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, यानी ये रहा हमारा एक, मैंने गोलीय दर्पण ले लिया है, इसका नाम दे रहे हैं, ये एमएन गोलीय दर्पण है, एमएन गोलीय दर्पण है। तो पोल के बारे में जानना है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को, गोलीय दर्पण के पृष्ठ के केंद्र को पोल कहते हैं। इसे पी से डिनोट करते हैं। वक्रता केंद्र जिस गोले से बना है, जिस गोले से बना है उसके केंद्र को, उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की त्रिज्या कहलाती है। यानी ये जो गोलीय दर्पण है यानी गोला है, यहीं से तो काट के निकाला गया है, तो त्रिज्या पूछ रहा है इसका, तो जो गोले का त्रिज्या होगा वही इसका त्रिज्या होगा, वही वक्रता त्रिज्या है। आर से निरूपित करते हैं और ये पी और सी के बराबर दूरी रखता है। मुख्य अक्ष क्या है? गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है। यानी यहां से यहां, यानी ये तो हुआ पोल, ये तो हुआ वक्रता केंद्र। अब यहां से जो रेखा मिलती है सीधी रेखा, इसी को कहते हैं मुख्य अक्ष। इसी को, ये जो दिख रहा है ये होता है मुख्य अक्ष। मुख्य फोकस क्या होता है? तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है, फोकस, मुख्य फोकस करते हैं, इसे से निरूपित करते हैं। ये वाला पॉइंट है। अगर यहाँ से कोई भी प्रकाश आएगी जो इस मुख्य अक्ष के समांतर रहेगी, जैसे मान लीजिए कि प्रकाश आ रही है यहाँ पे और इसे टकराएगी, तो ये हमेशा एफ से ही गुजरेगी। तो इसे हम पहचान करते हैं कि एफ कहाँ, किस बिंदु से है। अगर एक किरण यहाँ से भी गुजरते हैं मुख्य अक्ष के समांतर, यानी इसके समांतर है, तो ये भी आर से ही गुजरेगी। और सॉरी, यहाँ से नहीं, ये आर यहाँ पर है, तो यहीं से गुजरेगी। यही समझना था। और द्वारक क्या होता है? तो M1 यानी जो ये परावर्तक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा, यानी यहाँ यम है, यहाँ यन है, इस सीमा रेखा के व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसी को द्वारक कहते हैं। जहां तक प्रकाश जा सकता है जिस द्वार तक, उसी को गोलीय दर्पण का द्वारक कहते हैं। अब हम समझेंगे कि गोलीय दर्पण में एक अवतल था, एक उत्तल था। ये तो दोनों में कॉमन आएगा। ये जितने पद हमने लिखा, जितना समझे हम लोग, ये उसमें आएगा। अब समझेंगे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। इन्हीं सारे पदों का प्रयोग करके हम अवतल दर्पण में बनाएंगे कि कैसे 6 स्थितियों में रखने पर, अलग अलग स्थितियां पर, अलग अलग स्थान पर वस्तु के प्रतिबिंब बनते हैं। अगर कोई साधारण सा मिरर है तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनेगा? जैसे अगर कोई सामने 5 मीटर की दूरी पर मिरर रखा हुआ है तो 5 मीटर पीछे ही बनेगा, वो कैसा प्रतिबिंब होगा? आभासी होगा। साइज क्या होगी? साइज वही होगी, ठीक है, दूरी वही होगी।
तो अवतल और उत्तल, क्योंकि ये थोड़ा कर्व टाइप होते हैं तो इसीलिए इनका 6 स्थितियों में अवतल को समझना पड़ेगा, समझेंगे ना। उसमें गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का प्रत्येक स्थिति यानी 6 स्थितियों के बारे में हम आज जानेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम के दृष्टि से वेरी 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 इंपॉर्टेंट, हमेशा सवाल बनते हैं इससे। आसानी से समझते हैं कैसे, कि जब बिंब यानी वस्तु है अनंत पर रखी हुई है, जब वस्तु अनंत पर रखी हुई है यानी ऐसे समझना है कि अनंत से जब वस्तु रखी जाएगी तो सबसे उधर जो रहता है ये F यानी फोकस बीम बनती है। अभी आप अच्छे से समझ जाएंगे। अनंत पर यानी वस्तु अनंत पर है तो फोकस पर बनेगी, और फोकस के बाद आता है C, और C के फिर बाद आता है C, और फिर C पर बनती है, फिर अनंत पर, फिर दर्पण के पीछे। बहुत इंटरेस्टिंग है। अनंत पर है तो फोकस पर बनेगी, अत्यधिक छोटा बिंदु साइज बनेगी। अगले लेक्चर में हम इसको कवर करेंगे, देखेंगे कि कैसे पॉइंटली 6 स्थितियों में इतने अच्छे तरीके से बनेंगी कि आपको एक बार देखने पे पूरा का पूरा याद हो जाएगा, दोबारा आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं रहेगी। 6 स्थिति हम देख लेंगे। ये है प्रतिबिंब की प्रकृति, यानी वास्तविक एवं उल्टा बनेगी। प्रतिबिंब का साइज अत्यधिक छोटा बिंदु साइज होगा, बिल्कुल F पर बनेगा। बिंब की स्थिति C से परे, यानी अगर अनंत और C के बीच में है तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच रहेगी, यानी पहले तो F बनी थी और F और C के बीच अब बन रही है। अत्यधिक छोटा पहले बिंदु साइज बन रहा था, अब थोड़ा सा और बड़ा यानी छोटा बनेगा। वास्तविक में उल्टा था तो वास्तविक में उल्टा चलता रहेगा। तीसरा कंडीशन में अगर वस्तु जो है C पर रखी यानी वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो क्या होगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होती है और साइज समान होती है। प्रतिबिंब की स्थिति वास्तविक तथा उल्टा होती है। C तथा F के बीच अगर रहे वस्तु तो यानी वक्रता केंद्र और फोकस F के बीच में है तो प्रतिबिंब की स्थिति C पर परे बनेगी, यानी C से पहले बनेगी। C और अनंत के बीच में बड़ा बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। F पर है तो अनंत अत्यधिक बड़ा बनेगी, वास्तविक तथा उल्टा बनेगी। P तथा F के बीच है, यानी ये वो स्थिति है कि पोल और F के बीच रखा जा रहा है, फोकस दूरी के बीच में, तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा होगा, इसका मतलब बड़ा ही होता है। आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप टॉपिक याद कर लीजिए। 6 कंडीशन है, याद कर लीजिए ताकि अगले लेक्चर में हम इसे कवर करें तो परेशानी ना हो। जैसे जैसे आपको याद रहेगा आप तुरंत बताते जाएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा अगला लेक्चर हमारा। अवतल दर्पण प्रतिबिंब प्रत्येक स्थिति में बना, उसके बाद इसके कहाँ कहाँ प्रयोग होते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो पढ़ेंगे। उसके भी कई स्थितियों में प्रतिबिंब बनते हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपको अवतल, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अभ्यास करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर अगले चैप्टर पे चलेंगे। ऐसे ही चलते चलते हम पूरा फिजिक्स एंड करेंगे, फिर केमिस्ट्री भी चलेंगे, बायोलॉजी भी चलेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए चल रहा है, हाई स्कूल स्पेशली बैच के लिए, #हाई स्कूल। तो आपके रिश्तेदार में या जहाँ भी कंटेक्ट है 4-5 को आप शेयर कीजिए, उनसे बोलिए को 4-5 को करें, जल्दी जल्दी शेयर पहुंचे, हर लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, तो ये स्थितियां बनेगी, अगले वीडियो में हम समझेंगे। थैंक यू।